हेलो दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 6 NCERT चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा ये चैप्टर का नाम है मानचित्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। इसमें हम लोग मानचित्र के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हैं। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे यानी कि दूरी। उसके बाद हम लोग दिशा पढ़ेंगे और फिर प्रतीक पढ़ेंगे। ये सब क्या है, ये सब छोटी छोटी मीनिंग है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाती हैं। और उसके बाद है हमारा रेखा चित्र, इसको पढ़ेंगे। खाका पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, इसमें लिखा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंस आप लोगों को बताया गया है कि अगर हम लोगों को जैसे कि ग्लोब कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब उपयोगी होगा। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक छोटे भाग का अध्ययन करना है या फिर उसके बारे में जानना है, जैसे कि अपने राज्य, देश, जिला, शहर, मतलब छोटा पार्ट पृथ्वी का, तो उसके लिए हम लोग मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक, वही यहाँ पे बताया गया है। लिखा है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ऑब्वियसली हम लोग मानचित्र देखे हुए हैं कि कैसे होता है। ये वही यहाँ पे बता रहा है कि ये कैसे होगा, ये देखिए। ठीक, ये वही चीज़ है यहाँ पे जो बता रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ठीक, और जैसा कि हम लोग अब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्ण गोलाकार नहीं है, यह जो है सर्पिलाकार में है। ठीक है, क्योंकि यह ध्रुवों पर चपटी है। जैसे गोला होता है हमारा, जैसे कि फुटबॉल हो गया, उस आकार की नहीं है हमारी पृथ्वी। जो ऊपर का हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे का हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर चपटी हुई है हमारी पृथ्वी। ठीक है, लिखा है कि मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग एटलस की परिभाषा भी देख लिए कि क्या कह रहा है। ये जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो वहाँ हमारा एटलस बन जाता है। फिर लिखा है कि एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। ठीक, इसकी एक माप नहीं होती है, मेज़रमेंट। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम नीचे दिखाया गया है। पहला हमारा है भौतिक मानचित्र। इसमें हम लोग भौतिक मानचित्र में किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं उस बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक, मतलब भौतिक मानचित्र को हम लोग उच्चावच भी कहते हैं। ठीक, यही पे यह चीज़ बताया गया है। हमारा अब है राजनीतिक मानचित्र। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थर्ड है हमारा थीमेटिक, मतलब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे कितने हैं, 3 हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो हमारे 3।
ये वाला हमारा 3 है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। वही चीज़ है यहाँ पे। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है हमारा? इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के घटक हमारे कौन कौन से हैं? 3 हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आगे भी आप लोगों को दिखाया गया है। दिशा, दूरी और प्रतीक हमारा, ठीक। अब हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमारा टॉपिक है दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है, मतलब कि जो हमारी रेखाओं से मिलकर बना हो, ठीक है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी रहे, ठीक है। और यह तभी संभव है जब एक कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे तो मान लीजिए एक थोड़ा सा कम डिस्टेंस लिया गया है, 10 ही किलोमीटर बोला गया है। कभी कभी हमको अगर 100 किलोमीटर दर्शाना हो तो हम लोग 100 किलोमीटर तो अपने कॉपी पर बना नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। मतलब 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर दर्शाएगा। वही बात हुई, आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं, ठीक। फिर नीचे लिखा हुआ है कि जब बड़े पैमाने वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा नीचे लिखा हुआ है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि आओ कुछ करके इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था, आई थिंक ये यहाँ पे भी कुछ था, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग ये वाला देख लेते हैं। लिखा है कि 4.1 देखिए, एक पैमाना है 4.1 हमारा, ये है फिगर, ये, ठीक है। अब यही वहाँ पे कह रहा है कि चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। और जब हम लोग पैदल तय करने वाली दूरी ई से सी होगी, उसके बाद सी से एम, एम से बी, ये मतलब इसी में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मार्किंग भी की हुई है। यहाँ पर है खेल का मैदान, विद्यालय है, और ये घर है, विकास का घर, शीला का घर, करीम घर, और इनके जस्ट घर के बगल में फल उद्यान है, ठीक है। विद्यालय के सामने आप देखेंगे तो कुआं है, और विद्यालय के इस साइड अगर आप देखेंगे तो खेल का मैदान है।
ये हमारी उत्तर दिशा है। खेल के मैदान के बगल में पेड़ हैं, फिर उसके बाद सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर, फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर दुकानें हैं हमारी, और ये हमारी रोड है। ठीक, जो यहाँ से यहाँ टर्न हो जाती है, ऐसे जी गई है, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे गई है। हमको इधर जाना है तो इधर को हो जाएगा। ठीक, पैमाना यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पैमाना है, ये देखिए यहाँ पर ना, वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। अब हम लोग दिशा के बारे में जान लेते हैं। दिशा, देखिए हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इसके बीच की दिशा उपदिशा होती है हमारी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक, इसी को हम प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। ये एक हमारा दिक्सूचक है, यानी कि दिशा को दर्शाता है। इसको हम जैसे समुद्र में अगर यात्रा कर रहे हैं तो वो यूज़ होता था, क्योंकि पहले ज़माने में घड़ियाँ तो थी नहीं, तो हम लोगों को जैसे कि अब घड़ी में भी दिया रहता है ना कि किस साइड हम लोग जा रहे हैं, किस साइड नहीं, तो उस टाइम पे हम लोग ये चीज़ का यूज करते थे। ठीक, वही यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दिशा क्या है। अधिकतर मानचित्रों के ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। इस तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 की ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्र 4.2 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान दिक्बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, इसकी 4 दिशाएं हैं, मतलब प्रधान दिक्बिंदु की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। अब लिखा है कि इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप किसी भी दिशा का या फिर कुछ भी जानकारी बता सकते हैं। लिखा है कि चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, और दुकानों से विश्वविद्यालय की दिशा। ये देखिए यहाँ पे ये हमको बताना है, यहाँ से दिशा। आप लोगों को आई थिंक इतनी जानकारी तो होगी ही। अब लिखा हुआ है कि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर है हमारा प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपको ये चिन्हों को देखिए, ये जो चिन्ह है हमारे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए ही होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि रेलवे लाइन है हमारी, तो हम लोग देखते हैं कि रेलवे लाइन का क्या होगा सिंबल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे लाइन। ये हमारी बड़ी लाइन है, ये हमारी मीटर, और ये हमारा रेलवे स्टेशन। ये RS लिखा है, RS मीन्स होता है रेलवे स्टेशन। सड़कें हैं तो हमारी सड़कें पक्की भी होंगी और कच्ची भी। ये हमारी पक्की सड़क है, यानी कि स्ट्रेट में जा रही है, और ये देखिए ये ईंटों के आकार की, ये हमारी कच्ची सड़क है। ठीक, फिर हमारी सीमा, तो हमारी सीमा तो जिला से होगी और राज्य से भी होगी और अंतर्राष्ट्रीय भी होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जिला का है, ये देखिए ये हमारा
सॉरी ये वाला, ठीक है। अब नदी, कुआं, तालाब और नहर, पुल। ये हमारी नदी है, ये हमारा कुआं है और ये हमारा तालाब है, ये नहर है तथा ये वाला हमारा पुल है। फिर है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। ये हमारा मंदिर का सिंबल है और ये हमारा गिरजाघर का, ये हमारा मस्जिद का है और ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस। फिर है कि पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो पीओ को पोस्ट ऑफिस, पीटीओ को हमको बोलेंगे टेलीग्राफ, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस। फिर ये हमारा पीएस है, मतलब पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बस्ती या कब्रिस्तान भी है। तो ये देखिए बस्ती एवं कब्रिस्तान, तो ये हमारा है, ठीक। और पेड़ एवं घास, तो ये हमारे ये वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रतीक में लिखा है कि अब यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप आसानी समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक गांव है और उसके बारे में दिखाया गया है। इस गांव का नाम है सुंदरपुर गांव, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदरपुर गांव के बारे में बताया गया है और क्या क्या है हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है बसंतपुर, सुंदरपुर, डुमरी, मतलब कई गांव हैं, ठीक। और ये हमारा क्या है, ये हमारी रेलवे लाइन है, ये हमारी कच्ची सड़क है और ये हमारा मंदिर है ये वाला। और ये क्या है, ये इसका सिंबल हम लोग देख लेते हैं ऊपर, ये क्या दिखाया गया है। हाँ, ये हमारी छतरी है, ठीक। अगर आप लोगों को सिंबल याद होता तो आप लोग बता लेते। और देखिए यहाँ से नदी गई हुई है, ये हमारा पोखर है यानी तालाब, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये हमारी पक्की सड़क है, ये हमारी कच्ची सड़क है, ये हमारा मंदिर है। और यहाँ पे विद्यालय है। और एक चीज़ और दिखा दें आप लोगों को, ये हमारा पीटीओ है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिखा है सुंदरपुर गांव एवं उसके आसपास के क्षेत्र, यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को फिगर समझ में आ गया है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इसको आप लोग अपने दोस्तों की सहायता से समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पठारों रंग पहाड़ों और हरा रंग मैदानों के दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक। इसका कुछ सिंबल भी होता है, जैसे कि पेड़ पौधे दिखाना है तो हम लोग ग्रीन कलर लेंगे, ब्लू कलर हम लोग पानी के लिए लेंगे और येलो कलर हम लोग पठारों के लिए लेंगे, ठीक है। और भूरा कलर जो होता है वो हम लेंगे पर्वतों के लिए। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे हम लोग रेखा चित्र पढ़ेंगे। रेखा चित्र में चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आपको अपने घर का या फिर अपने गांव का ही समझ लीजिए, किसी को मैप बना के दिखाना है जो इंसान आपके वहाँ पे नहीं रहता है, यानी कि आपका कोई दोस्त है। तो आप लोग पेंसिल और अपनी कॉपी लेंगे, उस पर आई थिंक आप लोग अच्छे से कोशिश करेंगे पूरा बताने की कि हमारे घर के बगल में ये चीज़। पहले तो गांव तक पहुंचने के लिए आप यहाँ जहाँ है प्रेजेंट टाइम में वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक मेन लाइन खींचेंगे और बताएंगे कि ये हमारी मेन रोड होती है। इसके बाद ये हमारा चौराहा पड़ता है या फिर ये प्लेस पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग चौराहे के बगल से यहाँ से दाएं या फिर बाएं या फिर सीधा ये रोड गई हुई है, फिर वहाँ से कच्ची सड़क गई हुई है
फिर आपको एक विद्यालय दिखेगा, फिर आपका गांव दिखेगा, फिर आप ऐसे ऐसे अपने गांव का मानचित्र बता सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा है खाका। खाका में लिखा हुआ है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक, तो आप लोगों को ये वाला फिगर जो है याद होना चाहिए कि खाका क्या है हमारा। ये वाला एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर लिखा है कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक, तो आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें हमारे टोटल हैं 7 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। हमारे मानचित्र में 3 घटक हैं। पहला हमारा है दिशा, फिर है दूरी, फिर है हमारा प्रतीक। ठीक, यही होता है। हम आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रधान दिक्बिंदु कौन कौन से हैं? तो हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, यही हमारे प्रधान दिक्बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। हमारा 4 क्वेश्चन है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? ठीक, तो इसका आंसर होगा, एक सेकेंड, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ये हो गया हमारा। फिर है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? इसका आंसर होगा कि जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, शहरों तथा गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है ना। वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है और हमने आपको ये आंसर बता दिया। अब है मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर बताइए। तो हम लोग पहले मानचित्र के बारे में पढ़ लेंगे। इसको जो है मानचित्र, ठीक है, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। ठीक, और मानचित्रों में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने रूढ़ प्रतीक ऊपर पढ़ रखा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। फिर हमारा है खाका। यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। फिर है खाका से हमें वे जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। ठीक, और इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है कि कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हमारा कौन सा मानचित्र है जो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो बड़े पैमाने वाला है ना। ठीक, अब हमारा है कि प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो इसको हम लोग, इसका आंसर आप लोग नोट डाउन करिएगा, हम बोल रहे हैं। तो इसमें है कि किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये जो प्रतीक होते हैं कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, जाहिर सी बात है। और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं इसका। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ये वाला अब हम लोग करेंगे। फिर है हमारा इसमें लिखा है कि हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है,
लिखा है कि वृक्षों के विवरणों को दिखाने वाले मानचित्र। अब इसमें बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा हमारा थीमेटिक मानचित्र। फिर है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो इसको दिखाने के लिए भूरे का होगा हमारा पर्वतों और मैदानों का अलग होता है। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक का हम लोग क्या करते हैं, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है पैमाना आवश्यक है किस लिए। अब पैमाना हमारा किस लिए आवश्यक है, तो मानचित्र के लिए हमारा आवश्यक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि लिखा है और कुछ करें, इसको हम लोग देख लेते हैं। अपनी कक्षा के कमरे का रेखा चित्र खींचें तथा उस कमरे में रखे सामान जैसे शिक्षक की मेज़, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, दरवाज़ा तथा खिड़कियों को दिखाएं। अपने स्कूल का एक रेखा चित्र खींचें एवं निम्नलिखित को दर्शाएं। अब इसमें हमारा है प्रधानाध्यापक का कमरा, अपने वर्ग का कमरा, खेल का मैदान, पुस्तकालय, कुछ बड़े पेड़ और पीने के पानी का स्थल। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद ही करना चाहिए। ये हमारा क्या है, ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना है। इसको आप लोग खुद करके देखिएगा अपने सहपाठियों के सहयोग से, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर लिखा है कि आओ खेलें, एक मनोरंजन पार्क का रेखा चित्र खींचे जहां आप बहुत से मनोरंजक क्रियाकलापों को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए झूला, स्लाइड, झूमा झूमी, चक्र, नौका विहार, तैरना, हास्यजनक, दर्पण पे देखना आदि, अपने मन के अनुसार दूसरी चीज़ें, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप लोग असमर्थ हैं लिखने में ये वाला क्वेश्चन, तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप ये क्वेश्चन का जवाब दें। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप लोग हमें बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक। तो अब तक हम लोगों ने टोटल चैप्टर 4 का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर भी हो गया है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, विद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के हमने क्वेश्चन के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सभी के साथ साथ में आंसर भी करा दिए हैं। और आप लोग पिछला रिवीजन करते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।